हेलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि रेजिस्टिविटी की उत्पत्ति का कारण क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। बच्चों, किसी भी कंडक्टर में अगर हम बात करें तो चूंकि हम ये जान चुके हैं कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं और उस रैंडम मोशन के दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं या हम यूँ कहें कि कोलाइड करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में जब किसी भी कंडक्टर को हम बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के कनेक्शन के रखते हैं या हम बोलें कि बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, तो इनके चार्ज कैरियर्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। तो इस रैंडम मोशन को अगर हम एनालाइज करें कि अगर हम किसी भी एक जनरल पार्टिकल की वेलोसिटी ith पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई माने, तो अगर हम इन सभी वेलोसिटीज़ का एक एवरेज निकालें तो वो ज़ीरो निकल के आएगा। इसका कारण यह है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिना किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में। वो किसी भी डायरेक्शन में होगा, तो हम मानेंगे कि सारी डायरेक्शन में अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो उन सब का वेक्टर सम ज़ीरो होगा। तो इससे हमें चार्जेस के किसी फ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे तब तक उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज उसमें है, बट इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन के कारण चार्ज का फ्लो नहीं मिल पाता। तो जब तक हमें चार्जेस का फ्लो नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने करंट इस्टेब्लिश कर ली है। अब हमने क्या किया, हमने हमारे कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। इस वोल्टेज सोर्स के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस डेवलप होगा और जिसके कारण आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे और इससे पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन होगा और करंट इस्टेब्लिश होगी। ये हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने मोशन को यूनिफॉर्म कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो अगर मैं किसी एक जनरल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को एनालाइज करूं तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैपिटल ई कंडक्टर के अक्रॉस जो फील्ड डेवलप हुआ है उसे रिप्रेजेंट करता है। ये माइनस साइन बच्चों इस बात का इंडिकेटर है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हम उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को नेगेटिव मानते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। और नेट फोर्स के लिए हमें ये देखना होगा बच्चों कि ये जो मास है ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट किया, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, हमें निकालनी है एक एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल देयर मोशन इज टेकिंग प्लेस एंड दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, यानी कि उनके जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं उस दौरान उनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, हम वो मेजर करना चाहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम प्रयोग करें और हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, चूँकि हम बल्क में सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फाइनल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस ई टाउ बाय एम। यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है उसकी जगह मैंने यहाँ पे टाउ रखा है।
ये टाउ एक स्पेशल टाइम है, इट इज़ द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो हम कहेंगे कि ये कोलिजन हुआ। तो इस तरीके से ये जो टक्कर का टाइम होता है इसे हम टाउ बोलते हैं, और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इस तरीके से इसे हम डिफाइन करते हैं। तो चूंकि मैंने बात करी वेलोसिटी में क्या चेंज आया है कब तक, जब तक उसका कोलिजन नहीं हो जाता, तो हम टाउ ये वाला टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। टाउ इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, जैसा कि हमने डिस्कस करा। तो यहाँ पे तो हमने ज़ीरो रख दिया। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हमने ज़ीरो मानी है क्योंकि ये जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हमने मानी है। तो जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है कि इनके रैंडम मोशन के कारण हम इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है ई टाउ बाय एम। कई बुक्स में ये क्यू ई टाउ बाय एम भी लिखा होगा, तो सिंबल से कंफ्यूज ना हो, बस आप कंसेप्ट को याद रखें कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफर्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो इस तरीके से इतनी वेलोसिटी से आपका चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। दिस फिनोमेना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स चल पड़े हैं। अब जब वो चल पड़े हैं यानी कि हमारे चार्ज का माइग्रेशन भी चालू हो गया है, तो चार्ज के मूवमेंट के कारण करंट भी इस्टेब्लिश होगा हमारे कंडक्टर में। तो पहले कुछ वेरिएबल्स को समझ लें। L रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आपके कंडक्टर की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। A आपके कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। E ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, हम इसको स्मॉल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Vd इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो हमने अभी डिस्कस करी है। एंड n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एक संख्या रिप्रेजेंट करती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कंडक्टर के टोटल कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसे हम नंबर डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर में कितने होंगे, तो वो आप कैसे निकालेंगे? जी हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और अगले स्टेप में हमें लिखा NaLe बाय टी। अब इस चीज़ को समझें आप कि अगर हमें ये मालूम चल जाए कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस संख्या को हम E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही हमारा नेट चार्ज का माइग्रेशन होगा। तो नेट चार्ज निकालने के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नंबर डेंसिटी स्मॉल n को आप कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। वॉल्यूम होगा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो उस एनालिसिस से ये फॉर्मूला निकल कर आता है I इज इक्वल टू NaLe बाय टी। बच्चों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने के कारण ही करंट इस्टेब्लिश होती है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो L बाय टी, L वैसे तो दो सक्सेसिव कोलिजन में छोटी छोटी लेंथ कवर होंगी,
लेकिन अगर हम बात करें कि स्मॉल टी इज़ द टाइम टेकन फॉर द माइग्रेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू द अदर एंड, तो उसमें वो छोटे छोटे सक्सेसिव कोलिजन्स के डिस्टेंसेस का सम हो जाएगा, और इस वजह से हमने L/T को VD लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने N, A और E को कॉमन लिया और L/T को हमने VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बच्चों, करंट का फॉर्मूला निकालने के बाद अब हम बढ़ते हैं करंट डेंसिटी की ओर। तो करंट डेंसिटी होता क्या है बच्चों? करंट डेंसिटी मेजर करने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू मालूम होना चाहिए और उस क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम होना चाहिए। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज I/A, और ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा निर्धारित होती है बच्चों करंट की डायरेक्शन से। आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे हमने इसको I/A डिफाइन किया है, तो पिछले एनालिसिस में हमने I यानी करंट की वैल्यू NEA मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वैल्यू हमने पिछले एनालिसिस से रखी, इसको एरिया से डिवाइड किया, तो NEVD ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है बच्चों करंट डेंसिटी का। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? टोटल एक्सेलरेशन EE/m मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये पुट करने पे हमें नया रिलेशनशिप मिलता है जो कि करंट डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिपेंडेंसी को बताता है, दर्शाता है। NE²τ/m ये कांस्टेंट होगा बच्चों, और यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइनल जो रिलेशनशिप निकल के आ रहा है J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट। तो E का जो कोफिशिएंट है इसको हम एक नए फिजिकल क्वांटिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर के लिए इस बात को दर्शाती है कि वह कितना अच्छा कंडक्टर है। तो फाइनली ये रिलेशनशिप निकल कर आता है बच्चों J इज इक्वल टू सिग्मा E। J स्टैंड्स फॉर करंट डेंसिटी, सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी एंड E वेक्टर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों चूंकि कंडक्टिविटी हमने एक्सप्लेन कर दी, तो कंडक्टिविटी जो नेचर रिप्रेजेंट करती है, आई गेस उसका उल्टा, उसका जस्ट एकदम उल्टा नेचर, उल्टा बिहेवियर रेजिस्टिविटी से हमें मालूम चलता है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कोई कंडक्टर अगर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला है, मतलब कि उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही कम रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इस तरीके से आप कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशनशिप जान सकते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो, ये ग्रीक सिंबल है, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, वेयर रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी।